नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आप पढ़ रहे थे क्लास 12 का थर्ड चैप्टर वैद्युत रसायन, और वैद्युत रसायन की श्रेणी में आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। वैद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि चैप्टर के एंड पे हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद में हम नेंजर्ड इक्वेशन को जानेंगे, उसके बाद में संचालन पे यहाँ पे हम चैप्टर को खत्म कर देंगे। बच्चों, वैद्युत रासायनिक श्रेणी जो है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए किसके लिए है? जो न्यूमेरिकल्स होंगे, यानी कि जब भी इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है जी, तो वहां पे आप वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग करेंगे। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, वैद्युत रासायनिक सीरीज क्या है, क्या भैया कौन सी सीरीज बना दी, तो उसके बारे में ध्यान से समझिए। विभिन्न धातुओं को उनके घटते या बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रॉन विभव के आधार पर रखने पर जो श्रेणी हमें मिलती है उसे ही क्या बोला जाता है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी बोला जाता है। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, क्या बोला जाएगा? वैद्युत रासायनिक श्रेणी उसको बोला जाएगा, ठीक है भाई। चलो जी, अब अगली हम बात करें यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। इस श्रेणी को हम यदि देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से नजर आती है। अब इस श्रेणी में आपको नजर आ रहा होगा, एक तरफ तो मैंने क्या लिखा हुआ है भैया? इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, ठीक है। एक तरफ मैंने क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है भैया? इलेक्ट्रोड अभिक्रिया या फिर अर्धसेल अभिक्रिया। इस इलेक्ट्रोड पे जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी? मैंने यहाँ पे वो लिखा हुआ है, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? अच्छा जी, अब जो सबसे एंड में आपके पास लिखा हुआ है ना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख लो। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसमें? वोल्ट में, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसमें? वोल्ट में। अब आप यहाँ पे सबसे लास्ट में यदि गौर करेंगे ना, तो उसमें आपको यहाँ पे जो क्रम मिलेगा, ठीक है, वो आपको क्या मिल रहा है कि सर माइनस की जो संख्या है वो सबसे ऊपर आ रही है, फिर उसके बाद में माइनस में संख्याएं घटती जा रही है, ठीक है। अच्छा, आप इस श्रेणी में देखिएगा, सिर्फ इस तरह से याद करो, यहाँ पे पूरी चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सबसे पहले देखते हैं लिथियम से। लिथियम क्या है? तो आप बोलेंगे सर लिथियम की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? Li+ जो रहेगा वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है? लिथियम बनाता है, या फिर उल्टा इसका बोल सकते हैं, लिथियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके यहाँ पे क्या बनाएगा? Li+ बनाता है, ठीक है। इसी तरह से मैं बात करना चाहूँ यहाँ पोटेशियम के बारे में। तो पोटेशियम क्या करता है? तो आप बोलेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। धातुओं की प्रकृति क्या होती है? धातुओं का नेचर क्या होता है? धातुओं को बोला क्या गया है कि आप इलेक्ट्रॉन को त्यागोगे, और वो क्या बनाएंगे वहाँ पे भैया? इलेक्ट्रॉन जो त्याग रहा है धनी है, इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है धनी है, यानी कि तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? धनायन आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो इस श्रेणी में इतना कुछ खास नहीं है, बस थोड़ी सी याद करने की ट्रिक है, बस आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा जो यहाँ पे धातु है ऊपर आ रहा है, कौन सा नीचे आ रहा है, सिर्फ ये वाला हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक है, जो भी मैं बचपन में याद किया करता था, ठीक है, उसी से आपको याद करा रहा हूँ। फटाफट से मेरे साथ में बोलेंगे, देखना भाई। अच्छा, ये क्या क्या है? इनके नाम तो पता होंगे आपको, लिथियम, पोटेशियम वगैरह सब, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसको यहाँ पे से हटा देता हूँ एक बार के लिए, समझेंगे इसको। लिपोबेसरकाना, लिपोबेसरकाना, मग अल मन जन कर फे कड़ को नी सुन पी, ठीक है। आई बात समझ में? सुन पी बी। तो फिर से साथ में बोलेंगे मेरे, लिपोबेसरकाना मग अलबन जनकर फेकड़ कोनी सुन पी बी। सिंपल सी है, कुछ भी नहीं है। 4-5 बार इसको बोलते रहोगे ना दिन में, जैसे सुबह उठो तो एक बार फटाफट से इसको बोल लेना, पूरी की पूरी याद होगी। इससे होगा क्या? हाँ, घर वाले सोचेंगे हाँ पागल हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको पता रहेगा, जैसे मैंने बोला लिपोबे, ठीक है, लिपोबे, इसका मतलब क्या हो गया कि सर आपने लिपो यानी कि पोटेशियम, ठीक है, बे, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपने इस तरह से इसको यदि बोला है, तो जो यहाँ पे पोटेशियम है वो नीचे है, पोटेशियम बाद में है, लिथियम ऊपर है, ठीक है, ऐसे उसका पता चलेगा, ठीक है। और ये कहाँ पे काम आएगा? जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल से मैं आपको कराऊंगा ना बुक के पीछे के, वहाँ पे ये सब चीज़ें काम में आने वाली है, इसलिए फटाफट से याद कर लो। बोलो साथ में मेरे, लिपोबेसरकाना मग अलमन जनकर फेकड़ कोनी सुन पी बी। बोलो भाई सभी, लिपोबेसरकाना मग अलमन जनकर फेकड़ कोनी सुन पी बी। फटाफट से 5 या 6 बार बोल लो, उसके बाद में कुछ भी नहीं है, ठीक है। लिपोबेसरकाना मग अल मन जन कर फे कड़ को नी सुन पी, ठीक है, बी, सुन पी बी।
क्लियर है। उसके बाद में नॉर्मल याद रखना आप फेरस होता है, उसके बाद में यहाँ पे कौन सा आएगा भैया, जीरो वाला, यानी कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो वाला आ जाएगा। अब इसके बाद में देखोगे आप यहाँ पे एक अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर इसके पहले यदि जो हमने देखा है, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ आप देख पा रहे होंगे कि सर यहाँ तक की जो वैल्यूज़ है ना वो सब किस में है भैया, नेगेटिव में है, ठीक है, वो सब क्या है भैया यहाँ पे नेगेटिव में है। अब इनको यदि देखा जाए तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के बाद में क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है, ये हमें पॉजिटिव प्राप्त हो रही है, यानी कि ऐसे इनका मान बढ़ता जा रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन के बाद के रहेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे यहाँ पे, उनके जो इलेक्ट्रॉन विभव के जो मान हैं वो क्या प्राप्त होंगे, हमें यहाँ पे पॉजिटिव प्राप्त होंगे, और उसके पहले के जो हैं वो क्या होंगे यहाँ पे नेगेटिव प्राप्त, यानी कि सीधा सीधा बोला जाए तो विभव जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो -3 था, यहाँ 2 हो गया, 2 बढ़ थोड़ी रहा है तो घट रहा है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि भैया नेगेटिव में यहाँ पे क्या हो रहा है, भी नेगेटिव में बढ़ रहा है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो एक बार फिर से श्रेणी को याद कर लो, इतना कुछ देखना नहीं है, बस थोड़ा सा अंदाजा आपको होना चाहिए कौन सा यहाँ पे ऊपर आ रहा है इलेक्ट्रोड, कौन सा नीचे आ रहा है। फटाफट से बोलेंगे मेरे साथ में, लीपो बेसर का नाम, मग अल मंजन कर फेंक कड़ को, नी सुन पी बी, ठीक है, सुन पी बी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। उसके बाद में ये याद करना चाहो तो एक अच्छी सी कोई सी भी ट्रिक बना लो, उनसे इनको आप याद कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात, यानी कि ऊपर के जो ऊपर वाले जो है ना वो तो इंपॉर्टेंट है ही से, ऊपर वाले इंपॉर्टेंट क्यों है, उनके लक्षण मैं आपको बता देता हूँ कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी जो है उसके महत्वपूर्ण लक्षण कौन कौन से हैं, मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि हम देखें यहाँ पे तो देखिएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या दिया हुआ है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष जितनी भी चीजें निकाल रहे हैं हम किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, किसको रेफरेंस लेकर के, किसको रेस्पेक्ट लेकर के निकाल रहे हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेकर के, ठीक है जी, के सापेक्ष जिस धातु का मानक अपचयन विभव अधिक धनात्मक, ठीक है, होता है या फिर कम ऋणात्मक, अधिक धनात्मक, ध्यान रखो अधिक धनात्मक होता है, उसका धनायन अपेक्षाकृत अधिक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, अर्थात उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। क्योंकि जहाँ पे इसने बोल दिया कि अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ठीक है, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है। उदाहरण के लिए Ag प्लस आयन, क्या लिखा गया है, Ag प्लस आयन, और दूसरा क्या है भैया Cu2 प्लस, और Cu2 प्लस आयन और Zn2 प्लस आयन से अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है। इनको आप यहाँ पे आराम से आप देखेंगे कि Ag प्लस कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे सर Ag कहाँ पर है भैया, देखो भाई Ag ये रहा। अच्छा अब सर Cu को देखो, Cu कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर Cu यहाँ पर है। तो आप दोनों को कंपेयर कर लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है। तो Ag प्लस आयन Cu2 प्लस आयन से अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी कि जो यहाँ पे Ag प्लस है ना, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक है। क्यों भैया, देखो भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ये पहले आ रहा है और यहाँ पे ये बाद में आ रहा है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, बड़े आगे। अच्छा जो धातु आयन, अब इसके विपरीत देख लीजिए, जो धातु आयन H प्लस से दुर्बल ऑक्सीकारक हैं उन्हें वैद्युत रासायनिक श्रेणी में H प्लस आयन के ऊपर रखा गया है, तथा जो धातु आयन H प्लस आयन से प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, ठीक है, उन्हें श्रेणी में H प्लस आयन के नीचे रखा जाता है। ये हम पहले ही देख चुके हैं। जैसे कि देखें हम Li आयन को देखें, ठीक है, तो Li क्या सबसे ऊपर है ना, ठीक है, तो Li आयन H प्लस आयन से दुर्बल ऑक्सीकारक है, ठीक है, इसलिए उसको कहाँ पे डाला गया है, उसको सबसे ऊपर डाला गया है। और जो यहाँ पे Cu2 प्लस आयन है वो क्या है, H प्लस आयन से प्रबल ऑक्सीकारक है। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, इसके लिए तो आपको पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाकर के ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है, बड़े आगे। अब बात करते हैं यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक जो मान दिए गए थे उन पर एक चर्चा कर लेते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक होता है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, मोर नेगेटिव है, वह अपेक्षाकृत अधिक प्रबल अपचायक होता है। ये बात हमने पहले भी देखी है, ठीक है, ये जो दूसरे नंबर में पॉइंट लिखा हुआ है वही है, बट ये अब किसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऋणात्मक और जो धनात्मक हमने लिखा हुआ था ना उसको देख करके भी हम यहाँ पे एक अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है। वो अपेक्षाकृत अधिक प्रबल अपचायक होगा, ठीक है, अर्थात उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी, अपेक्षाकृत अधिक होगी। जैसे कि देखा जाए यहाँ पे Li धातु Zn धातु से, ठीक है, क्योंकि ऊपर है, क्या बोला मैंने, ऊपर है, तो उसकी क्या होगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी, अधिक होगी,
ठीक है। और जिंक और कॉपर में देखें तो आप देख सकते हैं जिंक कहाँ पर है, कॉपर कहाँ पर है, उन दोनों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो ये क्या था, छोटी सी रासायनिक श्रेणी है जो आपको ध्यान रखनी है। फिर से मेरे साथ में बोल लेंगे, ली पो बे सर का नामग अलमन जग कर फेकड़ कोनी सुन पी बी हाकम सी। इस तरह से आगे बढ़ती रहती है। कुछ भी आप ट्रिक लगा करके, कुछ भी गाना गा करके आराम से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं जो मैंने बोला वही, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ईजी है, तरीका है। उसके बाद में हाइड्रोजन के बाद में आप बनाइए। ठीक है, और उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए आपने क्या ट्रिक बनाई है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अपन। धन्यवाद।